हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। उत्तर वैदिक काल सभ्यता ऋग्वैदिक काल के पश्चात अस्तित्व में आई। कहते हैं उत्तर वैदिक काल को दी गई अवधि देखा जाए तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। ऋग्वैदिक काल में आर्य सभ्यता सतत सिंधु प्रदेश तक फैली और यह क्षेत्र जो है वार्य व्रत कहलाया, क्योंकि ये जो था सब सिंधु तक फैले और इसको वार्य व्रत कहलाया। उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का विस्तार गंगा यमुना के मैदानों तक हो गया और यह क्षेत्र आर्यवत कहलाया। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति के विस्तार का एक प्रमुख कारक 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे के उपयोग की शुरुआत भी थी। ऋग्वैदिक लोग अयास नामक एक धातु के बारे में जानते थे जिसे तांबे या कांसे के साथ पहचाना जा सकता था, क्योंकि पुरातात्विक खोजों के अनुसार लोहा उत्तर वैदिक काल से संबंधित है और उत्तर वैदिक साहित्य में अयास का उल्लेख श्याम या कृष्ण के रूप में किया जाता था और दोनों शब्दों का अर्थ काला और लोहे के संदर्भ था। पुरातात्विक साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। हालांकि शुरू में लोहे का उपयोग हथियार बनाने तक ही सीमित था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखिए दोस्तों, हमारे समक्ष जो यहाँ पर आया है उत्तर वैदिक काल के उत्तर वैदिक आर्य का सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक जीवन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो सबसे प्रथम हमारा टॉपिक आया है राजनीतिक जीवन। अगर हम कुछ बातों की तरफ अगर ध्यान दें तो कहते हैं उत्तर वैदिक काल का मुख्य आधार ऋग्वैदिक सभ्यता थी और उत्तर वैदिक काल ऋग्वैदिक काल की तुलना में अधिक विकसित थी। यानी उत्तर वैदिक काल की तुलना में ऋग्वैदिक काल काफ़ी अधिक विकसित देखने को हमें मिला। जिन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना ऋग्वैदिक काल में हुई थी उन सभी ने उत्तर वैदिक काल में बहुत ही विकास किया और इस चरण का मुख्य भूगोल क्षेत्र उत्तर जो है ऊपरी गंगा घाटी और मध्य गंगा घाटी यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो है हरियाणा और राजस्थान इसका मुख्य स्थल थे। अगर राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें तो सबसे प्रथम जो हमारे समक्ष आया है आर्यों का विस्तार। देखिए, आर्य जो थे भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अगर ऋग्वैदिक काल में आर्य केवल सतत सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित रहे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्य ने अपने आप को उच्च ढंग से संगठित किया और वो आगे बढ़ते हुए पूर्व और दक्षिण की ओर फैल गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि ऋग्वैदिक काल में आर्य केवल सप्त सिंधु के तक ही सीमित रहे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जो है पूर्वी और पश्चिम की ओर फैल गए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है। कहते हैं अगर हम आर्य पंजाब के बारे में जानें तो कहते हैं आर्य पंजाब से आगे बढ़कर गंगा यमुना की घाटियों के क्षेत्र तक पहुंच गए और गंगा यमुना के द्वाबों में अपनी जो है पकड़ मजबूत करने के पश्चात उन्होंने कौशल, मगध, विदेह और अंग प्रदेशों में अपना अधिकार भी जमाया। तो देखा जाए यहाँ आर्य पंजाब से आगे बढ़े और ये जो है गंगा यमुना की घाटियों के क्षेत्र तक पहुँचे और वहाँ पर इनकी काफ़ी विकास हुआ। कहते हैं कौशल, मगध, विदेह, अंग प्रदेश में भी अपना अधिकार जमाने में सफल हुए। यह क्षेत्र आर्यव्रत के नाम से उस समय जाना जाता था। ये क्षेत्र जो थे आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था और कहते हैं रामायण तथा महाभारत से यह पता चलता है कि आर्य ने जो है विंध्य पर्वत को पार किया। आर्य ने विंध्य पर्वत को पार किया और सबसे बड़ी बात यहाँ ये आती है कि ये सब रामायण और महाभारत से हमें पता चलती है। इसका मतलब है कि रामायण और महाभारत से पहले आर्य ही यहाँ पर थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ है कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन रामायण और महाभारत के कुछ श्लोकों से पता चलती है, कुछ रूल रेगुलेशन से पता चलती है। आर्य ने जो है विंध्य पर्वत को पार करके वो संपूर्ण भारत में फैल गए और इस प्रकार आर्य का विस्तार उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा नदी तक, तब पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सिंध नदी तक हुआ। यानी देखा जाए तो पूरे भारत में आर्य का दबदबा था उस समय और ये हर क्षेत्र से भली भांति परिचित भी थी, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है विशाल एवं
शक्तिशाली साम्राज्य। देखिए, विशाल एवं शक्तिशाली साम्राज्य की अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल के छोटे कबीलाई बस्तियों का स्थान बड़े एवं शक्तिशाली राजाओं ने ले लिया। जो ऋग्वैदिक काल हमने जाना, ऋग्वैदिक काल में आपको पता ही होगा कि छोटे कबीलाएं बस्ती स्थान बड़े शक्तिशाली राजाओं ने ले लिया। और ये राज्य उस समय बहुत विस्तृत थे, काफ़ी फैला हुआ था, जिसमें हस्तिनापुर, पंचाल, कौशाम्बी, विदेह, काशी, अयोध्या, मगध, कुर, अंग आदि महत्वपूर्ण उस समय राज्य थे और इसका अपना एक महत्व था। इस प्रकार शक्तिशाली एवं विशाल साम्राज्य बनाने की संभावना तथा समाजवादी नीतियों का उदय भी इस युग में ही हुआ। यानी देखा जाए तो शक्तिशाली एवं विशाल साम्राज्य बनाने की भावना जो है, साम्राज्यवादी नीतियों का उदय भी इसी युग में ही देखने को हमें मिला। शक्तिशाली शासक अपने कमजोर पड़ोसी राजाओं को हराकर उनके राज्य को अपने नियंत्रण में कर लेते थे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि शक्तिशाली शासक अपने से कमजोर पड़ोसी राज्यों को हराकर उस राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते थे। और ये पराजित शासक महान शासकों युद्ध के समय पैसों एवं सेनाओं की मदद भी करते थे। देखा जाए तो ये नियंत्रण तो करते थे। नियंत्रण का मतलब होता है दोस्तों कि ये अपने अधीन करते थे और जब भी युद्ध होता या उनको टैक्स होता तो राजा को ये टैक्स चुकाते और राजा भी इनको जो है अपने अधीन रखते। तो इससे ये हुआ कि विशाल एवं शक्तिशाली साम्राज्य जो था विस्तार हो गई इस समय। तो ऋग्वैदिक काल काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ पर यह स्थान बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य ने ले लिया। जहाँ छोटे छोटे कबीलाएं बस्ती थी वहीं पर ऋग्वैदिक काल में ये बड़े बड़े शक्तिशाली साम्राज्य जो है खड़े हो उठे। उसके पश्चात अगर हम देखें तो राजा की शक्तियों में वृद्धि। इस समय जो है राजा की शक्तियों में कहीं उच्च वृद्धि देखने को मिला। उत्तर वैदिक काल में विस्तृत एवं शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना के फलस्वरूप राजाओं की शक्ति में प्रतिष्ठा में अतिभुत वृद्धि हुई। यानी देखा जाए इतनी वृद्धि हमने कभी भी नहीं देखा जितनी राजा की जो है शक्तियों और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। राजा विशेष शासक वर्ग के वंशज थे जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। छत्र शब्द से जिसका अर्थ होता है क्षेत्र, अर्थात जो अधिराज्यों में प्रभुता रखते थे। यानी देखा जाए तो उस समय विशेष शासक जो है वंशज के रूप में चलता था और जिन्हें क्षत्रिय के नाम से जाना जाता था और ये पूरे शासन के भागडोर अपने हाथों में संभालते थे। लोगों के शासक को दैवीय अधिकार के सिद्धांत पर विश्वास थे। लोगों के अंदर ये विश्वास था कि सब दैवीय शक्ति होती है। राजाओं के देवताओं के स्थान दिया जाने लग गया क्योंकि उन्हें दैवीय तुल्य गुणों और शक्तियों स्वामी माना जाता था। जो राजा होते थे उनको देवताओं का स्थान प्राप्त था क्योंकि लोगों में विश्वास था कि ये लोग दैवीय तुल्य होते हैं। कौन? राजा। और ये शक्तिशाली शक्तियों के स्वामी होते हैं क्योंकि सारे साम्राज्य का भाग ढोर इनके हाथों में होता है। जो मर्जी फैसला कर सकते थे। इसलिए लोगों का विश्वास हो गया कि ये देवताओं के समान है और देवतुल्य गुणों पर आधारित होते हैं और ये कई शक्तियों के स्वयं ही स्वामी हैं। चरित्र एवं पराक्रम जो देखा जाए तो उच्च गुणों के कारण राजाओं के मनुष्य को देवता मान लिया गया था। यानी चरित्र एवं पराक्रम के कारण गुणों के कारण जो है मनुष्य ने जो है राजाओं को देवता का रूप दे दिया था। लोगों ने राजा अब बहुत ताकतवर सम्राट हो चुका था और वो अपनी ताकत अथवा प्रभाव को बढ़ाने लग गए और विशेष सीमाओं पर राज्य करने लगे क्योंकि इससे राजाओं को जो है बढ़ावा मिला और इन्होंने अपने साम्राज्य की सीमा को और भी विस्तार किया। अब वो अपनी ताकत एवं उपलब्धियों के आधार पर अपने आप को सम्राट, चक्रवर्ती, अधिराज, राजाधिराज, विराट, सार्वभौम आदि पदवी धारण करने लग गए। यानी वो पदवी थी जो उनको जो है काफ़ी उच्च कोटि को बनाती थी और वो अपने जो है उपाधि स्वयं लेते थे। राजाओं ने वाजपेय, राज सूर्य और अश्वमेध यज्ञ जैसे विशिष्ट अनुष्ठानों का भी भाग लिया। देखा जाए तो राजा अपनी शक्ति को विस्तार करने के लिए वाजपेय, राज सूर्य यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ जैसे जो है बहुत से अनुष्ठान करने लग गए जिससे उनकी शक्तियों में और भी चार चंद लग गई। राज्य पर अधिकार वंशागत हो गया। यानी राजा के बाद उसका बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा, ऐसी प्रावधान जो है वंशागत होने लग गई। अर्थात वैदिक युग की भांति राजा का चुनाव नहीं होता था बल्कि पिता के बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र ही राज्य संभालता था और ये प्रावधान कंटिन्यू चलने लग गई जिसके कारण यहाँ पर जो है राजा कभी कभी तनाशाह भी हो जाता था और कभी कभी जो है जग कल्याण के लिए भी कार्य करता था।
क्योंकि देखा जाए तो राजा एक समान नहीं था, कोई राजा कमजोर भी था तो कोई शक्तिशाली भी था। राजा को निरंकुश होने से रोकने के लिए उस पर कई तरह के नियंत्रण भी था। देखिए ये भी उस समय प्रावधान किया गया था कि राजा जो है तानाशाह न हो, इसलिए हर तरफ से जो है उसको नियंत्रण करने की कोशिश किया गया था। उनसे धर्मानुसार शासन चलाने की आशा की जाती थी कि हर राजा जो है धर्म के अनुसार जो है शासन चलाए, और उसे अपने मंत्रियों की सलाह भी माननी पड़ती थी। राजा की ताकत में वृद्धि होने के साथ सभा तथा समिति का महत्व भी घटने लगा कि जैसे जैसे राजा की जो है पकड़ बनती गई, उसी प्रकार से जो उसको सलाह देने वाले व्यक्तियों की जो संस्थाएं थी उसकी जो है महत्ता घटने लगा। लेकिन फिर भी इन दो लोकतंत्र संस्थाओं का राजा की शक्तियों का नियंत्रण तथा प्रभाव था। राज अभिषेक के दौरान राजा को यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि वह अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करेगा। ये तो आज भी होता है, जब राज्य अभिषेक होते जो अपॉइंटमेंट दी जाती है तो उनको भी शपथ ग्रहण करना पड़ता है कि हम ईमानदारी से देश के लिए करेंगे। लेकिन देखा जाए तो उस समय भी राजा तानाशाह होता था और आज के समय में भी ये लोग तानाशाही होती हैं, क्योंकि ये प्रावधान है कि उस समय राज्याभिषेक के दौरान राजा को प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि वह अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करेगा तथा अपनी भूमि का जो है नियमों का पालन करेगा, और यदि वह कभी अत्याचारी, निरंकुश तथा अन्यायी होगा तो उसके द्वारा अपने जीवन काल में कमाए गए पुण्य उसकी संतान, परिवार आदि सभी में नष्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए उस समय ये प्रतिज्ञा होती थी। और आज भी जब राष्ट्रपति, जब प्रधानमंत्री या उसका मंत्रिपरिषद या किसी का भी नियुक्ति होता है तो यहाँ पर भी जो है शपथ प्रतिज्ञा दिलवाई जाती है। लेकिन देखा जाए ना तो उस समय राजा इसका फॉलो करता था, न आज के समय बड़े बड़े मंत्री फॉलो करते हैं। वो तो सिर्फ दिखावा होता है, एक फॉर्मेलिटी होती है। अगर फॉर्मेलिटी नहीं तो क्या, अगर फॉर्मेलिटी नहीं होती तो आज हमारा देश इस कंडीशन में नहीं होता। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मंत्री परिषद। कहते हैं प्रशासन में राजा की सहायता के लिए विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। जैसे आज के समय में भी प्रधानमंत्री की सहायता करने के लिए बहुत से मंत्री परिषदों की नियुक्ति की जाती है, उसी प्रकार उस समय शासन में चलाने के लिए मंत्री परिषद की जो है नियुक्ति की जाती थी और कुछ अधिकारी इसके प्रमुख होते थे। और उन्होंने मुख्य सलाहकारों के रूप में लोकप्रिय सभाओं के कार्य का अभिग्रहण भी किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने मुख्य सलाहकारों के रूप में लोकप्रिय सभाओं के कार्य का अधिग्रहण भी किया। राजा सामान्य तौर पर अपने मंत्रियों, सचिव एवं अमात्यों से सलाह मशवरा लिया करता था, और ये प्रावधान थी कि राजा जो है अपने मंत्रियों से, सचिवों से जो है मतगणना करे और सलाह विचार ले, ये काफ़ी ज़रूरी है। और प्रत्येक राजा के साथ अलग मंत्री परिषद होती थी। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक राजा के साथ अलग मंत्री परिषद होता था। अब देखिए यही प्रावधान जो है आज आधुनिक युग में भी है। प्रधानमंत्री कहते हैं देश के अंतर्गत होता है, जिसकी अपनी मंत्री परिषद होते हैं, ठीक है। राज्य के अंतर्गत होता है मुख्यमंत्री और उसका अपना मंत्री परिषद होता है। तो उस समय में भी वही प्रावधान थी और आज भी वही प्रावधान है। समय बदल गया, रूपरेखा चेंज हो गया, लेकिन कार्य वही रहा कि आम जनता को परेशान करना। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है राज्य कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। राजा का मुख्य कार्य देश में शांति बनाए रखना, अपराधियों को दंडित करना, सभी को न्याय प्रदान करना तथा लोगों की बाहरी आक्रमण से रक्षा करना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। राज्य कर्मचारी की संख्या में वृद्धि इसलिए की जाती थी कि राजा का मुख्य कार्य देश में शांति बनाए रखना, अपराधियों को दंडित करना और सभी को न्याय प्रदान करना, लोगों की बाहरी आक्रमण से रक्षा करना। तो ये सब जो है राज्य कर्मचारी करते थे। राज्य कर्मचारी तथा अधिकारियों की संख्या बढ़ी तथा इनमें से कुछ प्रमुख थे राजपुरोहित, सेनानी, संग्रहिती, भागदुहा, सूता, अक्षवाप, कोष्टा आदि थे। तो ये सब नाम हैं जो प्रमुख अधिकारी के रूप में जाने जाते थे, और ये राज्य अधिकारी यानी रत्नी कहलाते थे, यानी रतन कहलाते थे। जैसे आपको पता है कि अकबर के भी कोई 9 रतन थे, तो ये ऐसे उस रत्नी के नाम से उस समय जाना जाता था। निम्न दर्जे के कर्मचारी थे दक्ष, गधा बढ़ाई करने वाले, रथकार, रथ बनाने वाले तथा को विकाट यानी शिकार खेलने के प्रबंधक।
तो ये सब निम्न कोटि के थे, निम्न दर्जे के थे। और उच्च दर्जे के तो आपको पता ही है कि राजपुरोहित, सेनानी, अग्रहिति, भागवत, सूता, कोष्ठा, ये सारे के सारे जो थे उच्च कोटि के थे। और बाकी निम्न कोटि के थे, बढ़ाई हो, चाहे रथ कारक हो या कोटिवाक हो, सारे के सारे जो है निम्न वर्ग के दर्जे के कर्मचारी होते थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सभा तथा समिति। राजा की शक्तियों में वृद्धि से इन लोकतांत्रिक संस्थाओं का महत्व घटता गया और शासित क्षेत्रों की विशालता के कारण सभा की बैठक को पहले की तरह नियमित रूप से आयोजित करना संभव नहीं था। लेकिन फिर भी इन संस्थाओं ने राजा की शक्तियों पर नियंत्रण बनाए रखा और इस अवधि के दौरान सभा की तुलना में समिति अधिक महत्वपूर्ण हो गई। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गणतंत्र। कहते हैं राजशाही शासन व्यवस्था के अलावा उस समय गणतंत्र शासन व्यवस्था भी थी। तो देखा जाए जिस प्रकार सभा और समिति की अपनी एक महत्वपूर्ण स्थान था, उसी प्रकार गणतंत्र भी होना महत्वपूर्ण था। कहते हैं महाभारत में ऐसे गणतंत्र गण यानी संघ नामों से उल्लेख भी किया गया है, यानी महाभारत में इन सब शब्दों का जो है मुख्य तौर पे वर्णन आया है। और ऐसे गणतंत्रों में लोगों का राजा का चुनाव में अधिक महत्व था। उस युग के महत्वपूर्ण गणतंत्र थे यादव, भोज, धारणी, यानी ये सब गणतंत्र थे। इन सबको यादव, भोज और धारणी के नाम से उस समय जाना जाता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है न्याय। अब न्याय की बात करें तो न्याय कहते हैं उत्तर वैदिक काल में राजा ही न्याय व्यवस्था का प्रमुख होता था और राजा द्वारा प्रजा की न्याय प्रदान करने में कई राज्य कर्मचारी सहायता करते थे। यानी जैसा देखा जाए तो आज के समय में भी यही है कि राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं, उनके मंत्री परिषद होते हैं, तो ये सब एक दूसरे को सहायता करते हैं। सेम व्यवस्था जो थी उत्तर वैदिक काल में भी देखने को मिला कि राजा ही न्याय व्यवस्था का प्रमुख होता था और राजा द्वारा प्रजा को न्याय प्रदान करने में जो है कई राज्य कर्मचारी सहायता करते थे, जिन्हें हम अध्यक्ष कहते थे। लिखित कानूनी नियमित संहिता के अभाव में अलग अलग जातियों के लोगों को अलग अलग दंड दिया जाता था, क्योंकि उस समय लिखित कानून नहीं थी, इसलिए अलग अलग जातियों के अलग अलग दंड देने की प्रावधान थी उस समय। और इस युग में अपराधियों को जो है ऋग्वैदिक काल की तुलना में अधिक कठोर दंड दिए जाते थे लगे। यानी देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल की तुलना में अधिक कठोर दंड दिए जाने लग गए और मृत्यु दंड का भी प्रावधान था, लेकिन ब्राह्मण इसका अपवाद थे, यानी ब्राह्मण को ऐसा कोई भी सजा नहीं दी जा रही थी। राजा से विद्रोह तथा ब्राह्मण की हत्या को घोर तथा अपक्षम्य अपराध माना जाता था। यानी राजा से विद्रोह और ब्राह्मणों की हत्या उस समय अत्यक्ष अपराध मानी जाती थी, यानी ब्राह्मण को यहाँ पर उच्च कोटि की दर्जा दी गई थी। कोई ब्राह्मण कोई भी गलती कर ले, अगर सजा उसकी हत्या करता है तो उसको असम्य अपराध मानी जाती थी, बहुत ही घृणा अपराध माना जाता था। और इवन उसको हर तरह के राजा को जो है सजा भी दी जाती थी, क्योंकि आपको पता ही होगा एक गौ हत्या एक ब्राह्मण हत्या के बराबर होता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी इस समय। अपराधियों को जो है आर्थिक दंड देना, शरीर के अंग काटना तथा उन्हें स्तंभ में बांधवाना जैसे दंड उस समय प्रचलित थी। यानी अपराधियों को आर्थिक दंड देते थे, यानी पैसे के अंतर्गत होता था। शरीर के अंग को कटवा देते थे, कोई भी शरीर के अंग होता था, हाथ, पैर, आँख, ये कटवा देते थे और उन्हें स्तंभ से बांध के उन पर दंड दी जाती। स्तंभ का मतलब होता है किसी खंभे में बांध के उनको मारते थे या भूखा प्यासा छोड़ देते थे मरने के लिए। तो ऐसे हमने कई जगहों पर देखा है कि जो सब थे वो किसी किसी खंभे से बंधे हुए हमें मिले हैं। अपराधियों के कई परीक्षण जैसे आग या पानी में चलकर अपने आप को निर्दोष साबित करना पड़ता था। अब देखिए उस समय जो है अंधविश्वासों की तरफ ध्यान दी जा रही थी कि अपराधियों को अपनी परीक्षणों जैसे अपने जो है आप को निर्दोष साबित करने के लिए पानी या आग पे चल के अपने आप को जो है निर्दोष साबित करना पड़ता था, जो कि बहुत दुष्कर्म कार्य था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आय के स्रोत। देखिए आय के स्रोत काफ़ी महत्वपूर्ण है। आय के स्रोत उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण थे। कहते हैं अगर देखा जाए तो यहाँ पर भू राजस्व तथा व्यापार पर कर दो महत्वपूर्ण आय के स्रोत थे। यानी भू राजस्व
और तथा व्यापार पर कर दो महत्वपूर्ण आय के स्रोत थे। कर इकट्ठा करने वाले अधिकारों को जो है भागादुहा कहते थे। जो कर इकट्ठा करता था अधिकारी उसे भागादुहा कहते थे। और कई कर अनाज एवं मवेशियों के रूप में एकत्र किया जाता था। कर जो होती थी या तो अनाज के रूप में एकत्र की जाती थी या मवेशियों के रूप में एकत्र की जाती थी। लोगों द्वारा पेश किए गए जाने वाले बलि, शुष्क और नागा नामक कर राजा की आय का प्रमुख स्रोत था। यानी देखा जाए तो लोगों द्वारा पेश किए जाने वाले बाली, शुल्क और नागा जो है राजा के प्रमुख आय के स्रोत होते थे। और ये सब सर्वैच्छिक रूप से ही नहीं दी जाते थे, स्वयं ऐच्छिक रूप से नहीं दी जाती थी। उन्हें धीरे धीरे नियमित नजराने और या करों के रूप में ग्रहण की जाती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था। राजाओं द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा के बदले में विश्व के सभी लोगों को करों का भुगतान करना पड़ता था। अब सोचिएगा विश्व कौन होता है? विश्व जो होता है किसी भी जो है आदिवासी संस्था में, आदिवासी में जो मुखिया होता था उसको विश्व के नाम से जाना जाता था। और सभी क्षेत्रों में राजा द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा के बदले में वो सब विश्व को जो है कर का भुगतान करते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर उसके आगे अगर हम बात करें सैन्य संगठन की, तो सैन्य संगठन उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उत्तर वैदिक काल में राजा एक अस्थायी सेना रखने लग गया था। उत्तर वैदिक काल में राजा जो है एक सेना रखने लग गया था और सेना के साधारण भाग थे। सेना के साधारण भाग देखा जाए तो घुड़सेना, पैदल सेना, रथ तथा हाथी काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जो कि काफ़ी ज़रूरी भी था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सैन्य संगठन। देखिए सैन्य संगठन काफ़ी महत्वपूर्ण थे। कहते हैं देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में राजा एक अस्थायी सेना रखने लगा था। यानी उत्तर वैदिक काल में अब जो है वो एक अस्थायी सेना रखने लग गया था। लेकिन देखा जाए तो उससे पुरातन टाइम में वो अस्थायी सेना नहीं रखता था। वो सेनाओं के बदले में जो है अपना कर के रूप में भुगतान करता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा एक अस्थायी सेना रखने लग गया था और सेना के साधारण भाग थे घुड़सेना, पैदल सेना, रथ तथा हाथी। कहते हैं युद्ध में हाथियों का प्रयोग अपने चरम था। ऊंट सेना रेगिस्तानी इलाकों में सहायक होती थी। जो ऊंट की सेना होती थी रेगिस्तानी क्षेत्रों में युद्ध करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते थे, क्योंकि आपको पता है ऊंट को जो है रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि उनका पैर जो होता है गद्देदार होते हैं और वो जो है रेत पे चलने में बहुत काफ़ी सक्षम होते हैं। इसलिए ऊंट सेना को जो है रेगिस्तान के इलाकों में जो है काफ़ी उपयोग की जाती थी। सेना के मुख्य हथियार थे धनुष बाण, तलवार, कुल्हाड़ी, भाला आदि। अपने बचाव के लिए सैनिक कवच तथा ढालों का भी प्रयोग भली भांति करना जानते थे। युद्ध के दौरान जो है युद्ध के मैदान पर मौत को वीरता पूर्व माना जाता था और महिलाएं, बच्चों और गैर संस्थाएं हमले की अनैतिकता के रूप में देखा जाता था। तो देखा जाए तो इसमें सैन्य संगठन जो थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। जाति विभाजन जैसी बुरी प्रथा समाज में भी थी, लेकिन अभी इसके भयानक रूप छुआछूत का सिर उठाना बाकी था। यहाँ पर जो हम दोस्तों कर रहे हैं सामाजिक जीवन, उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत सामाजिक जीवन, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर हम सामाजिक जीवन की बात करें तो कहते हैं उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता तथा संस्कृति के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ तथा ये परिवर्तन सामाजिक क्षेत्रों में भी दिखाई दिए और सामाजिक जीवन के मुख्य विशेषता यहाँ पर प्रकट किया। तो देखा जाए सामाजिक जीवन काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता संस्कृति के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हमें देखने को मिला और पहला परिवर्तन तो यही था कि पारिवारिक एक प्रमुख संस्था बनी। परिवार जो था एक प्रमुख संस्था बनी और कहते हैं उत्तर वैदिक काल में परिवार समाज की मौलिक इकाई थी। उत्तर वैदिक काल में परिवार समाज की मौलिक इकाई थी और संयुक्त परिवार प्रणाली जो है प्रचलित थी। उस समय संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। एकल परिवार की बहुत ही कम वहाँ पर चांसेस था, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लोग संयुक्त परिवार में रहना ही जो है अपना सुरक्षा समझते थे। परिवार का मुख्य पिता होता था जिसे गृहपति या कुलपति कहते थे। कई बार एग्जाम में आ जाता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि गृहपति या कुलपति किसे कहते हैं। तो संयुक्त परिवार के प्रचलित थी और संयुक्त परिवार में परिवार का जो मुख्य होता था, पिता होता था,
वो गृहपति या कुलपति कहलाता था और वह पारिवारिक मामलों की देखभाल करता था तथा इसके शक्ति बहुत अधिक होती थी। वो अपने पुत्र की पारिवारिक संपत्ति से बेदखल भी कर सकता था, यानी उसके पास सारी शक्ति विद्यमान थी। पुत्री के जन्म को परिवार में शुभ नहीं माना जाता था, यानी देखा जाए तो इस समय स्त्रियों के साथ जो है भेदभाव की भावना नजर आती है कि पुत्री के जन्म को परिवार में शुभ नहीं माना जाता था तथा पुत्र का होना आवश्यक माना जाता था ताकि वंशावली आगे बढ़ सके। जो आज हमारे आधुनिक युग में भी लोगों की सोच यही रह गई है कि आज औरतों को जो है हम कुछ भी नहीं समझते हैं और हम लड़कों को जो है कहते हैं वंश बढ़ाने वाले आ गया। तो ये विचारधारा कहते हैं पुराने समय में भी गलत थी और आज आधुनिक युग में भी ये जो है बिल्कुल ही गलत है। कहते हैं आपको जो देखे, आपको जो सुरक्षा प्रदान करे वही आपके लिए पुत्र हो या पुत्री हो, इसका कोई अर्थ नहीं रहता है। और ये आज के आधुनिक युग में जो है मनुष्य को सोचने की आवश्यकता है, समझने की ज़रूरत है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है स्त्रियों की स्थिति। देखिए, ऋग्वैदिक काल की तुलना में समाज में स्त्री की स्थिति उत्तर वैदिक काल में काफ़ी कमज़ोर हो गई। ऋग्वैदिक काल में देखा जाए तो स्त्रियों की जो स्थिति थी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते जो है स्त्रियों बहुत काफ़ी कमज़ोर हो गई। बहुत ही इनको जो है सुविधाओं जो है इनको बहुत से अधिकार छीन लिए गए। इसके विषय में हम आगे जो है करेंगे जो कि काफ़ी विस्तार पूर्वक रहेगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर स्त्रियों की जो दशा थी बहुत कमज़ोर थी। स्त्रियों को जो स्वतंत्रता प्राप्त इस समय नहीं थी तथा वो शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सकती थी। गार्गी और मैताई इस युग की विदुषी थी। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि जो देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में कौन दो स्त्रियां जो थी मतलब विद्वान थी, पढ़ी लिखी थी, तो इसमें गार्गी तथा मैत्रेय के सबसे प्रमुख नाम आता है जो एक नंबर में आपको आ सकता है। लेकिन सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्र में स्त्रियों को सम्मान में कमी आई और यहाँ तक कि राजनीतिक मामले में भी उसके शामिल होने पर रोक लगा दी गई। परिवार में पुत्री का होना शुभ नहीं माना जाता था तथा उन्हें उनके पति की संपत्ति के अधिकार से वंचित भी रखा गया। देखिए, यहाँ पर औरतों को जो है परिवार में शुभ नहीं माना जाता था और इवन कि उनके पति की संपत्ति में भी अधिकार नहीं था। यानी देखा जाए तो इस समय स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय थी। देखा जाए तो मैत्रेयी साहित्य में लिखा गया है कि स्त्री मदिरापान जुआ खेलने के समान ही विरोध किया जाए। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर जो कही गई है कि स्त्री मदिरापान और जुआ खेलने का एक समान विरोध किया जाए। अब देखिए, जिस प्रकार आप मदिरा को गलत मानते हो, जुआ को गलत मानते हो, उसी प्रकार स्त्री को भी गलत माना गया इस समय काल में और ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर दर्शाया गया है। मनुस्मृति तो कहते हैं स्त्री के खिलाफ ही थी। इस समय मनुस्मृति में स्त्रियों पर कई पाबंदी लगा दी गई। कहते हैं एक स्त्री को विवाह से पहले पिता के, विवाह के पश्चात पति के और वृद्ध अवस्था में पुत्रों के नियंत्रण में रहना चाहिए। ये कहते हैं मनुस्मृति में जो ये बात लिखी गई, मुझे लगता है कि मनु को ऐसी कोई बात थी जो उसको सही नहीं लग रहा था, इसलिए औरतों के प्रति उसकी ये भावना थी कि औरतों जो है एक स्त्री को विवाह से पहले पिता के अधीन होना चाहिए, विवाह के बाद पति के अधीन और जब वृद्ध अवस्था आए तो पुत्रों के अधीन होना चाहिए। मनुस्मृति में ये बात जो लिखी गई बहुत ही दुखदायक परिस्थिति पैदा करती है। कहते हैं अगर स्वयंवर प्रथा समाज कई वर्गों में परिचित होना यह दर्शाता है कि औरतों को समाज में आज़ादी जरूर थी। यानी स्वयंवर प्रथा उस समय मौजूद थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, शिशु हत्या या सती प्रथा के लोग जानते नहीं थे। यानी देखा जाए शिशु हत्या, सती प्रथा इस समय प्रचलित नहीं थी। विधवा पुण्य विवाह प्रचलित था, लेकिन बाल विवाह प्रथा भी देखा जा सकता था। तो कहते हैं उस समय कुछ अच्छी भी बातें भी थी औरतों के प्रति, कुछ बुरी बातें भी थी। कहते हैं जाति प्रथा जो है इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण थी। जाति प्रथा ऋग्वैदिक काल के दौरान हुए परिवर्तन के कारण उत्तर वैदिक काल के दौरान 4 जो है वर्गोवाणी में बट गई थी। यानी देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर वैदिक चरण के दौरान 4 वर्गों वाली वन प्रणाली उत्पत्ति हुई। समाज 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में जो थी जाति प्रथा इस समय प्रचलित थी।
ब्राह्मण धार्मिक अनुष्ठानों में निपुण थे और वो यज्ञ कराते थे और शिक्षा देते थे। ये ब्राह्मण जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण उस समय थे। क्षत्रिय का कार्य देश की रक्षा करना और युद्ध करना मुख्य था और उन्हें जो है राजनीतिक सत्ता धारण भी करने का पुण्य अधिकार था। क्षत्रियों को हर तरह का प्रावधान जो है यहाँ पर दिया गया था। यानी क्षत्रिय कार्य देश की रक्षा करना, युद्ध करना और उन्हें राजनीतिक जो है सत्ता धारण करना, ये प्रमुख था। जो लोग व्यापार, शिल्प और कृषि में लगे थे उन्हें वैश्य कहा जाता था और क्षुद्र जो थी समाज के पदानुक्रम के निचले भाग पर थे और उन्हें अन्य 3 वर्णों की सेवा करनी होती थी। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। देखा जाए तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो कहते हैं वचन, यानी मुख को ब्राह्मण कहा जाता था, बाजू को क्षत्रिय, पेट को वैश्य और कहते हैं क्षुद्र को जो है पैरों को जुतियों को कहा जाता था। तो इस तरह समाज उस समय बटी हुई थी। तो आप समझ गए होंगे कि उस समय ब्राह्मण का कार्य होता था यज्ञ करना, शिक्षा देना। क्षत्रिय का काम होता था युद्ध करना, रक्षा करना और राजनीतिक सत्ता संभालना। और यहाँ पर देखा जाए तो वैश्य कार्य होता था व्यापार करना, शिल्पकारी करना, कृषि करना। और जो क्षुद्र होते थे वो सभी जातियों की संरक्षण में कार्य करते थे, यानी सभी के लिए जो है सेवा करते थे। ये क्षुद्रों का काम होता था। तो कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। वे गैर आर्य दास और अपमानित हुए आर्य थे जिन्हें पहले 3 समूहों में से किसी में प्रवेश नहीं दिया गया था। यानी ये सब आर्य ही थे लेकिन ये सब गरीब थे, दास थे और अपमानित आर्य थे जिन्हें क्षुद्र का दर्जा इस समय दिया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने समाज में वर्चस्व की स्थिति बना ली, जबकि क्षुद्र को नीचा दिखाया जाने लग गया। और ऊपरी 3 वर्णों या वर्गों के बीच अंतर्विवाह और अंतर्भोजन के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं थी। हालांकि क्षुद्रों को अलग कर दिया गया था। देखा जाए तो 3 समूहों में 3 वर्गों में के बीच अंतर्विवाह, अंतर्भोजन के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं थी, लेकिन क्षुद्रों को अलग उस समय रखा गया। और बाद के वैदिक काल में भी एक व्यक्ति का वर्ण उसके व्यवसाय या उद्योग से जुड़ा होता था और किसी का व्यवसाय जन्म पर निर्भर नहीं थी। उदाहरण के लिए ऋषि विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे लेकिन निरंतर तपस्या करके उन्हें ब्राह्मण घोषित कर दिया गया था। यानी देखा जाए तो जन्म से वो विश्वामित्र क्षत्रिय थे, लेकिन जब उन्होंने तपस्या करके अपना जीवन में जो है उन्होंने ब्राह्मण होने का जो है गौरव प्राप्त किया। समय बीतने के साथ जाति व्यवस्था में और कठोरता आने लग गई और जाति सख्ती से जो है वंशागत हो गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जीवन के 4 आश्रम। कहते हैं उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन के सबसे उल्लेखनीय विशेषता कहते हैं जीवन का 4 आश्रम में बांटा होना था। यानी जीवन के 4 आश्रम बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थे। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृह आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो कहते हैं एक व्यक्ति की आयु लगभग 100 वर्ष मानी गई थी उस समय। यानी उत्तर वैदिक काल में जो है एक व्यक्ति की आयु 100 वर्ष मानी गई थी और इसे 25 वर्षों के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया था और इन भागों को आश्रम कहा जाता था तथा प्रत्येक आश्रम को लिए कार्य निश्चित थे। ब्राह्मण आश्रम में इसके अंतर्गत ब्राह्मण का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। यानी ब्राह्मण आश्रम में ब्रह्मचार्य रह के पालन करना पड़ता था और सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने पर ही जोर दी जाती थी। उसके पश्चात है गृह आश्रम। गृहस्थ आश्रम जो थी इसमें विवाह आदि पर गृहस्थ जीवन की उत्तरदायित्व का निर्वाह करना होता था। यानी इस समय व्यक्ति जो है विवाह के संबंधों में बंध जाता था। उसके बाद है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में होता था कि वनों में जाकर आध्यात्मिक एवं दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करना होता था। तो वानप्रस्थ आश्रम में वनों में जाकर आध्यात्मिक दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करने का विचार होता था। और संन्यास आश्रम में इसमें सांसारिक वस्तु को त्याग कर तपस्या से मोक्ष प्राप्त करने की प्रावधान था। तो ये जीवन के 4 आश्रम काफ़ी महत्वपूर्ण थे जो समय के अनुसार जो है 25-25 वर्षों में बांटे गए थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था। आगे हमारे समक्ष है विवाह प्रथा। कहते हैं विवाह प्रथा काफ़ी महत्वपूर्ण थी। विवाह को वैदिक लोगों का एक कर्तव्य माना जाता था। यानी विवाह वैदिक लोगों द्वारा एक
महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता था और इसलिए यह धार्मिक महत्व का बिंदु था। गृह स्थल आश्रम प्रवेश करने पर एक व्यक्ति से शादी करने की आशा की जाती थी, यानी ब्रह्मचार्य अवस्था में उसको हर तरह के जो है शिक्षा ग्रहण की छूट दी जा रही थी। और उसके बाद 25 के बाद 26 वर्ष स्टार्ट होने के पश्चात गृह आश्रम में प्रवेश करना जो हर एक व्यक्ति से आशा की जाती थी कि वो गृह अवस्था में प्रवेश करेगा और शादी जैसे जो है कर्म को करेगा। उन्हें अपने स्वयं के वर्ण में विवाह करना होता था, लेकिन अपने गोत्र से बाहर एक सामान्य पूर्वज से वंश द्वारा गठित समूह, यानी गोत्र का मतलब होता है एक सामान्य पूर्वज से वंश द्वारा गठित समूह, यानी अपने ही गोत्र में विवाह करने की बात थी। हालांकि इस अवधि में अंतर्वर्ण विवाह के उदाहरण भी पाए जाते हैं, जिन्हें अनुलोम यानी विभिन्न वर्ग की दुल्हन के साथ उच्च वर्ग का वर, यानी निम्न वर्ण के दुल्हन और उच्च वर्ण के वर, इसे हम अनुलोम कहते हैं। जो बच्चे ने सोशियोलॉजी ले रखा है उनको पता होगा अनुलोम और प्रतिलोम क्या होता है। अनुलोम का मतलब होता है कि निम्न वर्ण की दुल्हन यानी लड़की जो है उच्च वर्ग के लड़के से शादी करे, और प्रतिलोम का मतलब होता है कि उच्च वर्ग के दुल्हन यानी लड़की जो होगी बड़े घर की होगी और लड़का जो होगा छोटे घर का होगा। तो इस तरह का विवाह जो है उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिला। 8 प्रकार के विवाह समाज में उस समय प्रचलित थी। 8 प्रकार के विवाह जो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के साथ वैदिक लोगों के संपर्कों के स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हैं। और इस अवधि में विवाह आमतौर पर परिवार के मुखिया द्वारा नियंत्रित की जाते थे, बजाय सर्वेच्छा होने के, यानी उस समय स्वयं इच्छा से विवाह नहीं किया जा सकता था। घर के जो मुखिया होता था वो शादी पे नियंत्रण रखता था। विवाह की उम्र कम हो गई और बहु विवाह इस अवधि की प्रमुख विशेषता बन गया। यानी देखा जाए तो इस समय बाल विवाह भी होती थी, विवाह के कम हो गया, और बहु विवाह प्रथा भी इस समय जो है धीरे धीरे प्रचलित हो गई। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है शिक्षा। कहते हैं शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण थी उस समय। देखा जाए तो शिक्षा जो होती थी निःशुल्क एवं काफ़ी विस्तृत होती थी। विभिन्न ऋषियों के निवास स्थान अथवा गुरुकुल शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। शिक्षा निःशुल्क एवं काफ़ी विस्तृत थी। विद्वान ऋषियों के निवास अथवा गुरुकुल जो थे शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। और उसके पश्चात उपनयन संस्कार के पश्चात छात्रों को गुरु के आश्रम में भेज दिया जाता था, ताकि वहाँ गुरु के साथ रह के शिक्षा प्राप्त कर सके। और शासकों और संपन्न लोगों ने इन गुरुकुलों का उदार दान और संरक्षण प्रदान किया। यानी ये जो है शिक्षा जो उस समय दी जाती थी निःशुल्क थी, और उसके अंतर गुरुकुल को जो है उदार दान और संरक्षण भी प्राप्त होता था शासकों के अंतर्गत। अधिकतर शिक्षा जो है बोल कर दी जाती थी, क्योंकि उस समय मौखिक शिक्षा ही थी। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण एवं जीवन में सांसारिक तथा आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करना था। और वेदों के साथ साथ उपनिषद और पुराण, गणित और खगोल शास्त्र और सैन्य शिक्षा, दर्शन, कविता, व्याकरण आदि पाठ्यक्रम के भाग थे। शिक्षा समाप्ति पर शिष्य अपने गुरुओं को जो है गुरु दक्षिणा एवं उपहार देते थे। तो ये भी चीज़ उस समय भली भांति जो है प्रचलित थी। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष भोजन, वस्त्र एवं आभूषण। कहते हैं उत्तर वैदिक काल में लोगों का भोजन ऋग वैदिक आर्यों की भांति साधारण ही था। लोग शाकाहार तथा मांसाहार दोनों प्रकार के भोजन ग्रहण करते थे। यानी उत्तर वैदिक काल में देखा जाए तो इस समय ऋग वैदिक आर्य की भांति ही साधारण थी और लोग शाकाहार और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का जो है सेवन करते थे। कहते हैं गेहूँ, चावल, सब्जी, फल, दूध और उससे बनने वाले पदार्थ उनके भोजन का प्रमुख हिस्सा हुआ करता था। लोगों को मांस सेवन में भी रुचि काफ़ी थी। देखा जाए तो ऋग वैदिक आर्य की भांति उत्तर वैदिक काल में भी आर्य साधारण वस्त्र ही पहनते थे। यानी ऋग वैदिक आर्य की भांति उत्तर वैदिक काल में भी आर्य साधारण वस्त्र ही पहनते थे, और वह सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र धारण करते थे। और वस्त्रों के रंगने की प्रथा भी उस समय काफ़ी प्रचलित थी। और इस युग में केसरिया रंग सबसे अधिक प्रचलित थी। यानी केसरिया रंग जो था इस समय काल में उत्तर वैदिक काल में प्रमुख थी। स्त्री पुरुष दोनों को ही आभूषण का शौक था, और ये आभूषण सोने के हो सकते थे, चांदी के हो सकते थे, या बहुमूल्य रत्न, हाथी दांत
के बने होते थे। और इस युग की स्त्रियों को जो है साज सज्जा का भी शौक था तथा वे इत्र का भी प्रयोग भली भांति करते थे। तो उनका भोजन वस्त्र आभूषण काफ़ी महत्वपूर्ण थे इस समय काल में। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है समाजी संस्कारों में वृद्धि। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, समाजी संस्कारों में वृद्धि। ऋग वैदिक काल में लोग का जीवन सरल था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में संस्कारों की संख्या में वृद्धि आम जन जीवन बहुत ही जटिल हो गई। यानी ऋग वैदिक काल में लोगों के जीवन सरल था जरूर, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते कहते हैं बहुत ही जटिल होती चली गई। अब लोगों को जन्म से लेकर मृत्यु तक कई संस्कार करने पड़ते थे और इन सभी संस्कारों केवल ब्राह्मण ही संपन्न करते थे, जिसके फलस्वरूप समाज में ब्राह्मणों के जो है प्रभाव बढ़ता चला गया। यानी समाज अब जो है ब्राह्मणों के इशारों पर चलने लगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था उस समय ब्राह्मणों की जो है उच्च कोटि का होना। उसके पश्चात आता है मनोरंजन। उत्तर वैदिक काल में लोगों के मनोरंजन का मुख्य साधन होते थे नृत्य, वीणा, बांसुरी तथा ढोल जैसे संगीत वादकों का वंदना। साथ ही चौसर शिकार खेलना और रथ दौड़, घुड़दौड़, कुश्ती, जुआ खेलना आदि उनके मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। तो आप समझ सकते हो कि मनोरंजन के तौर पर वो नृत्य, वीणा, बांसुरी और ढोल बजाया करते थे। और जो है मनोरंजन के खेल के अंतर्गत जो था चौसर था, शिकार खेलना था, रथ दौड़ थी, घुड़दौड़ था, कुश्ती, जुआ खेलना आदि इसमें प्रमुख थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है क्षत्रियों का श्रेष्ठता। कहते हैं पुरोहित राजा के सलाहकार होते थे तथा राजा व आम लोग उनका बहुत ही सम्मान करते थे। क्षत्रियों का श्रेष्ठ होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुरोहित राजा के सलाहकार होते थे तथा राजा व आम लोग उनका बहुत ही सम्मान करते थे। हालांकि ब्राह्मणों का आदर बहुत होता था, लेकिन वे शक्तिहीन थे। ब्राह्मणों का उच्च कोटि के थे, ब्राह्मण जैसा कर चाहता था वैसा ही होता था, लेकिन ब्राह्मण शक्तिहीन थे। राज्य की सारी ताकत बस क्षत्रियों के हाथों में ही आ गई थी और वो ब्राह्मणों को अपने से श्रेष्ठ मानने को तैयार नहीं थे। यानी दोनों में संघर्ष होने लगा, ब्राह्मणों में और क्षत्रियों में। अब राजा के साथ विवाद होने के स्थिति में पुरोहितों को राजाओं के आगे झुकना पड़ता था। विवाद होने के कारण स्थिति में पुरोहित को राजाओं के आगे झुकना पड़ता था और शक्ति का केंद्र अब राजा थे, न कि पुरोहित। यानी बाद में शक्ति जो सारे केंद्रित हो गए राजाओं में हो गए, पुरोहित से छीन गए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कुलीनों का नैतिक पतन। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि कुलीनों का जो है नैतिक पतन हुई। उत्तर वैदिक काल में समाज का विघटन होने लगा। उत्तर वैदिक काल में जो है समाज का विघटन होने लगा। राजा महलों में नृत्य, संगीत, जुआ खेलना तथा मंदिरापान बढ़ने लगे। यानी देखा जाए तो यहाँ पर राजा है जो है रंगरलियों में डूब गया, भोग विलास में डूब गया। समाज के उच्च वर्ग के कुलीन लोग एक से अधिक पत्नी रखने लगे। यानी देखा जाए तो उच्च वर्ग के लोग जो थे एक से अधिक पत्नी रखने लग गए। अब युद्ध में धोखा से शत्रु पर वार करना बुरा नहीं माना जाता था। यानी देखा जाए तो छुपके वार जो है होने लग गई। कौरवों द्वारा और पांडवों के कई बार धोखे से मारने का प्रयास जग जाहिर है कि कौरव द्वारा पांडवों को कई बार धोखे से मारने का प्रयत्न किया गया है। और इसी तरह से जो है चौसर के खेल में धोखे से कौरवों द्वारा पांडवों का राजपाट छीन लेना यह भी दिखाता है कि समाज की बड़ी तेजी से विघटन हो रहा था। तो कहते हैं कुलीनों का नैतिक पतन इन्हीं कारणों से हुआ कि ये भोग विलास और नृत्य में, जुआ खेलने में डूब गए और उनकी वास्तविकता को वो भूल गए, और जिसके कारण जो है इनका विघटन बहुत तेजी से हुआ। आगे जो हमारे समक्ष टॉपिक आया है कई मायने में महत्वपूर्ण है। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन कहते हैं ऋग वैदिक काल में आर्य का धार्मिक जीवन साधारण, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह तुलनात्मक रूप से कठोर एवं जटिल हो गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ऋग वैदिक काल में आर्य का धार्मिक जीवन साधारण था, लेकिन साधारण थी। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जीवन जो थी धार्मिक जीवन साधारण थी, लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल में प्रवेश किए काफ़ी कठोर
और जटिल हो गई। आर्यों के धार्मिक जीवन की मुख्य विशेषता यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। अगर पहली पॉइंट की अगर हम बात करें, पहली पॉइंट पर नज़र दौड़ाएं तो कहते हैं धार्मिक जीवन के अंतर्गत नए देवी देवताओं का उदय एवं महत्व हो गई। इस समय कई नई देवी देवताओं का जो है उदय हुआ। कहते उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल, कई प्राकृतिक देवियों और देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, पृथ्वी आदि का महत्व घट गया। यानी इस समय जो उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक की तरह प्राकृतिक देवताएं जैसे इंद्र, वरुण और पृथ्वी आदि का जो है महत्व घट गया तथा उनके स्थान पर नए देवताएं जैसे ब्रह्मा सृजनहार के रूप में जाने गए, विष्णु पालनहार के रूप में जाने गए और शिव संहारक के रूप में महत्व बढ़ गया। यानी देखा जाए जो ऋग वैदिक काल में हमें प्राकृतिक देवता देखने को मिले, इंद्र, वरुण और पृथ्वी, और उसके पश्चात जो है धीरे धीरे जो है उत्तर वैदिक काल में बदलते ही देवता चले गए। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव को महत्व देने जाने लगा, क्योंकि लोगों के मन में ये था कि ब्रह्मा जो है पूरी सृष्टि की रचना किया है, विष्णु जो है पालनहार है और शिव को संहारक के रूप में महत्व दिया गया और इनकी पूजा शुरू हो गई। गणेश तथा पार्वती भी लोकप्रिय थे इस समय। राम तथा कृष्ण और विष्णु का अवतार मानकर पूजा जाने लगा। तो देखा जाए तो ये समय काल काफ़ी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इस काल में हमें कई देवी देवताओं का जो है इस समय सूत्रपात हुआ, क्योंकि ये समय काल थी जब उन्होंने प्राकृतिक देवताओं को छोड़ के जो है उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की जो है पूजा करने लगे। इवन कि गणेश और पार्वती का भी पूजा होने लगा, राम एवं कृष्ण के अवतारों का जो है मानकर पूजा जाने लगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर आगे हम बात करें जो कि बताता है यज्ञ तथा बलि प्रथा। इस समय देखा जाए उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत तो इस समय जो है यज्ञ तथा बलि प्रथा भी हमारे समाज में बहुत प्रचलित थी और ये हमारे समाज में थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं ऋग वैदिक काल की तुलना में आर्य का धार्मिक जीवन उत्तर वैदिक काल में बहुत ही जटिल और कठोर हो गई। ऋग वैदिक काल की तुलना में देखा जाए तो आर्य का धार्मिक जीवन उत्तर वैदिक काल से बहुत कठिन और कठोर हुई। अब वो झूठे कर्मकांड तथा अनुष्ठानों की संख्या बढ़ने लग गई। यानी अब जो थे ये उत्तर वैदिक काल में झूठे कर्मकांड और अनुष्ठानों की संख्या बढ़ा दी। ऋग वैदिक काल में यज्ञ बहुत ही साधारण होते थे और गृहपति द्वारा ही संपन्न किए जाते थे, लेकिन अब यज्ञ तथा बलि प्रथा बहुत ही बढ़ गया तथा अब इनकी अवधि भी बढ़ने लगी। तो देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल बलियों के लिए और झूठे कर्मकांडों के लिए काफ़ी प्रचलित हो गई। यज्ञ अब बहुत सारे पुरोहितों द्वारा बड़े ही स्तर पर एक ही वर्ष की अवधि तक किए जाने लग गए। यानी यज्ञ की प्रावधान इस समय जो सख्त हुआ। मानव बलि का जो है प्रचलन भी बढ़ने लग गया। यानी उत्तर वैदिक काल में हमें मानव बलि के भी कुछ सबूत मिलते हैं। यज्ञ अब बहुत ही महंगे होने लग गए थे, इससे जो था ब्राह्मणों की बोलबाला बढ़ गई थी। ये अब आम आदमियों के वश से बाहर हो गया, क्योंकि यज्ञ के अंत में बहुत सा सोना, गाय, गाँव तथा वस्त्र पुरोहितों के दान में देने पड़ते थे। इसलिए अब यज्ञ की जो प्रावधान थे बड़े बड़े राजा ही करवा सकते थे, आम आदमियों के वश में ये सब नहीं थे, क्योंकि जितने उपहार ये ब्राह्मणों को देते थे वो आम गरीबों के लिए संभव नहीं होता था। और इसके साथ मूर्ति एवं स्मृति चिन्हों को देवताओं की तरफ पूजा जाने लग गया। अब यहाँ पर मूर्ति पूजा भी होने लगी और उनके द्वारा स्मृति चिन्ह को भी देवताओं की पूजा होना स्वाभाविक बना दिया। अब इस प्रकार विस्तृत अनुष्ठान तथा बलि प्रथा रोजमर्रा के जीवन का एक हिस्सा बन गया। आए दिन जो है कहीं ना कहीं बलि प्रथा प्रचलित हो गई और इस प्रकार का अनुष्ठान हर क्षेत्र में उस समय उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को बखूबी मिलता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है समाज में ब्राह्मणों के प्रभाव में वृद्धि। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि समाज में ब्राह्मणों के प्रभाव में काफ़ी वृद्धि हुई। उत्तर वैदिक काल में पुरोहित वर्ग का स्थान अब धार्मिक अनुष्ठान एवं कर्मकांडों के बढ़ने के साथ और भी मजबूत होता चला गया। यानी उत्तर वैदिक काल में पुरोहित वर्ग का स्थान
धार्मिक अनुष्ठान एवं कर्मकांडों के बढ़ने के साथ और भी मजबूत होता चला गया। आर्य के जीवन के सभी पहलुओं में यज्ञ का महत्व बढ़ गया। यानी आर्य लोग जो थे अब यज्ञ में विश्वास करने लग गए और उनका इसका मोह बढ़ता ही चला गया। और इन धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करवाने के लिए कई पुरोहितों कई महीनों तक यज्ञ करना पड़ता था। और यज्ञ आम आदमी के लिए बहुत महंगे हुए, क्योंकि ये आम आदमियों की पहुंच से दूर हो गया, क्योंकि इसमें बहुत से उपहार पुरोहितों को दी जाती थी। जैसे जो है राजसूय यज्ञ करवाने वाले मुख्य पुरोहितों की दक्षिणा के रूप में 2,40,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाती थी। अब 2,40,000 मुद्राएं आम मुद्राएं नहीं थी, और ये राजसूय यज्ञ करवाने वाले पुरोहित को दी जाती थी। इसके अलावा बहुमूल्य वस्त्र घोड़े भी दिए गए, और सभी धार्मिक अनुष्ठान केवल ब्राह्मणों की सहायता से ही संपन्न हो सकते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। अंततः समाज में ब्राह्मणों की काफ़ी महत्व बढ़ गया। यानी देखा जाए तो समाज में जो है ब्राह्मणों का बोलबाला हो गया, और ब्राह्मण जो था काफ़ी उत्कृष्ट यानी उच्च वर्ग में सम्मिलित हो गया। और देखा जाए तो इतने सारे उपहार प्राप्त करना ब्राह्मणों के लिए जो है चरम कोटि की थी, और ब्राह्मणों को समाज में महत्व बढ़ता ही चला गया। देखा जाए तो उसके पश्चात आता है अवतार का सिद्धांत। कहते हैं अवतार का सिद्धांत भी जो है उत्तर वैदिक काल से ही आरंभ हुआ। भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों का सिद्धांत बहुत प्रचलित हो गया, जिसे पूजा की विधियों का भी जन्म हुआ। राम तथा कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार मानकर उनकी पूजा की जाने लग गई। यानी इस समय उत्तर वैदिक काल में अवतार की धारणा मनुष्य में जो है घर कर गई, और राम और कृष्ण को उन्होंने भगवान का जो है अवतार विष्णु का अवतार मान के पूजा करने लग गए, और ये सिलसिला चलती गई। उसके पश्चात आता है संन्यास। उत्तर वैदिक काल में संन्यास की धारणा समाज में बहुत ही मुखर हो गई। यानी देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में संन्यास की धारणा समाज में प्रचलित हो गई, और यह विश्वास किया जाने लग गया कि सत्य दिव्य ज्ञान व शक्ति ध्यान के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। यानी ये विश्वास हो गया लोगों में कि सत्य दिव्य ज्ञान शक्ति साधन जो है तपस्या करके ही प्राप्त की जा सकती है। यह माना जाता था कि कठिन तपस्या से मस्तिष्क को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी ये बातें आम तौर पर उससे उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हो गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मोक्ष प्राप्ति व पुण्य जन्म पर विश्वास। कहते हैं उत्तर वैदिक काल में मनुष्य जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य निर्वाण तथा मोक्ष प्राप्त करना था। उत्तर वैदिक काल में मोक्ष प्राप्त करने की जो प्रावधान शुरू हुआ वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति यानी पुण्य जन्म पर विश्वास इस समय जो है हर एक मनुष्य में घर कर गया, और वह पुण्य जन्म कर्म तथा मोक्ष की सिद्धांत पर विश्वास करने लगे। उनका यह मानना था कि आत्माएं अनश्वर है, यानी आत्मा कभी भी खत्म नहीं होती है और वो हमेशा ही जीवित रहती है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के बाद भी इसका अस्तित्व होता है। लेकिन कहते हैं तब यह ईश्वर में मिल जाता है। जब मोक्ष प्राप्त होता है तो ये ईश्वर में मिल जाता है और मरण जीवन के जो है पुण्य चक्रणों से मुक्त हो जाता है। आर्यों का मानना था कि मृत्यु के बाद मनुष्य का पुण्य जन्म होता है। आर्यों में ये बात काफ़ी प्रचलित थी कि मृत्यु के बाद मनुष्य का जो है पुण्य जन्म होता है। अंततः वह मोक्ष प्राप्ति के अत्यंत आवश्यक समझता था, ताकि जन्म एवं मरण के चक्र से मुक्ति मिल सके। इसलिए वो मोक्ष की प्राप्ति में सदैव तत्पर रहता था, क्योंकि ये उनके मन में था कि जन्म और मरण के चक्र से मुक्त पाना है तो हमें मोक्ष प्राप्त करना है। और उनका यह दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य को अपने कर्मों अच्छे एवं बुरे दोनों का फल मिलता है। ये बात उस समय भी थी और आज भी है कि मनुष्य को अपने कर्मों और अच्छे या बुरे दोनों का फल मिलता है। अंततः वह सत्कर्मों पर जोर देते थे ताकि निर्वाह प्राप्ति आसानी से हो सके। देखिए, कहते हैं कुछ चीज़ें जो होती है अच्छी होती है। यहाँ पर इनको ये बात समझ थी कि कर्म जो होता है अच्छे बुरे दोनों से जो है अच्छे कर्म के अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म के बुरे फल मिलेंगे। ये बात मनुष्य को आज भी समझना चाहिए
कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको निर्वाह प्राप्त होगा। चाहे आज आप किसी भी बड़े पद पे क्यों ना हो, अगर आप आम गरीबों को दुख दे रहे हो, कष्ट पहुंचा रहे हो, तो जर्नल सी बात है आपको भी उसी प्रकार के कष्ट होगा। आज बेशकली आप हंस रहे हो, कूद रहे हो और लोगों को सता रहे हो, लेकिन एक समय आएगा जब आपका बुरा हाल होगा। इसलिए सदैव इंसान को इस बात का समझ होनी चाहिए कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्म से हमें दूरी बनाना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है और निर्वाह प्राप्ति में आसानी होती है। कहते हैं दोस्तों, ये तो सच्चाई है कि हर मनुष्य जो है अपने बच्चों को सत्य राह पे चलना सिखाता है। सब सिखाते हैं, बुरे लोग भी सिखाते हैं। बुरे लोग भी यही चाहते हैं कि उनका बच्चे अच्छे बने, सत्य पे आधारित बने, लेकिन खुद ही वो जो है गलत रास्तों का अनुसरण करते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश का और हमारे जो है संस्कृति का भी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जाल टोने पे विश्वास। कहते हैं उत्तर वैदिक काल में लोगों में धार्मिक मामलों से जुड़े अंधविश्वास पैदा हो गए थे। वो जादू टोने पर विश्वास करते थे। उन्हें यह लगने लगा था कि जाल टोने से भूत पिशाच को अपने नियंत्रण में कर अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं तथा बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में देखा जाए तो जादू टोने का हमें बहुत ही सबूत मिलते हैं, और ये जादू टोने जो थे भूत पिशाचों को नियंत्रण करने के लिए करते थे या बीमारियों से दूर रहने के लिए ऐसा प्रावधान करते थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है धर्म दर्शन का महत्व। कहते उत्तर वैदिक काल में नए मतों एवं धार्मिक सिद्धांतों का जीवन एवं मृत्यु के कष्टों से परिक्षेप थे, प्रादुर्भाव थे, और ये सभी विचार उपनिषदों में उल्लेख्य भी है। इन उत्तर वैदिक कालों में मतों एवं धार्मिक सिद्धांतों का जीवन एवं मृत्यु के कष्टों से परिक्षेप थे, और ये सब हमें मिलता है उपनिषद में। सभी बातों का उल्लेख है। उपनिषदों में झूठी रीति रिवाजों एवं अमंडर मुक्त अनुष्ठानों के स्थान पर उचित ज्ञान को अधिक महत्व माना है। अगर आप उपनिषद पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पर झूठी रीति रिवाज और अमंडर मुक्त अनुष्ठानों को जो है वहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। लेकिन देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उपनिषद में झूठी रीति रिवाज अमंडर युक्त अनुष्ठानों के स्थान पर उचित ज्ञान को अधिक महत्व दिया गया है, और उन्होंने यज्ञों को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना से इनकार किया है। यानी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इन्होंने यज्ञों को मोक्ष प्राप्ति का साधन मानने से इनकार किया है। लेकिन उपनिषदों में दिए गए दार्शनिक विचार सामान्य लोगों के समझ से परे थे। अंततः लोग व्यर्थ में झूठे संस्कार एवं अंधविश्वास में लिप्त होते चले गए, कि उन्होंने जो है उपनिषदों का जो है सही ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, और लगता है कि उपनिषद की जो विचारधारा दी गई थी शायद उनको समझ में नहीं आई, जिसके कारण उपनिषदों की विचारधाराओं को इन्होंने झूठा माना और अंधविश्वास में जो है लिप्त हो गए। क्योंकि उपनिषद ये बताती थी कि झूठी रीति रिवाज अमंडरों से वो मुक्त था, वो नहीं मानते थे। इवन कि यज्ञों और मोक्ष प्राप्ति के साधनों को इन्होंने साफ इनकार कर दिया। इनका विश्वास था कि जो कर्म हम ही करेंगे हमें सजा अभी मिलेगी, पुण्य जन्म जैसी कोई बात नहीं होती है, और ये सत्य भी है। कहते हैं जो जीवन आपको मिला है आज सत्कर्म कीजिए। पुराने जीवन का या पुराने समय का क्यों बखान करते हैं? आप पिछले जन्म में क्या थे, आप कैसे थे, इससे आपको क्या लेना है, या आपको आगे आपके साथ क्या होगा इससे क्या मतलब है? जो आपके समक्ष अभी प्रेजेंट में है उसमें सत्कार्य कीजिए और अपने आप जीवन को कहते हैं उच्च कोटि की बनाइए, जो दो व्यक्ति आपको अच्छा कह सके। अगर दो व्यक्ति में अगर एक व्यक्ति गलत कह रहा है तो आप गलत हो। तो इसी बात का जो है उपनिषद भी जो है मान्यता देता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन। देखिए उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन किस प्रकार की थी, तो ये जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन कैसी थी। उत्तर वैदिक काल में कृषि, व्यापार तथा उद्योग के क्षेत्र में मूलभूत उन्नति हुई। लोग आर्थिक तौर पर बहुत ही समृद्ध हुए।
देखा जाए तो इस समय आर्थिक तौर पे लोग समृद्ध तो हुए, कृषि, व्यापार, उद्योग में काफ़ी प्रगति हुई, लेकिन देखा जाए वास्तविक जो है उन्नति नहीं हुई। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर ये उन्नति उन लोगों के लिए थी जो उच्च वर्ग के थे, लेकिन जो निम्न वर्ग के थे वो निम्न वर्ग के होते चले गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है। इसी के अंतर्गत यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट आया है, कृषि में समृद्धि। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कृषि में समृद्धि। देखा जाए तो अधिकतर लोग गांव में रहते थे और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था, और कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय उन्नति हुई, और इसके पीछे कई कारण थे। ये तो आपको भली भांति समझ होगी कि भारत जो है कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है, और कहते हैं पुरातन समय से आधुनिक युग तक हमारा कृषि ही मुख्य व्यवसाय रहा है। क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है और हमारे देश में विभिन्न प्रकार के जलवायु है, और यहाँ पर न जाने कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जो हर एक कृषि के लिए एक आदर्श में जो है मिट्टी के रूप में साबित होती है। इसलिए भारत में कृषि व्यवसाय जो है मुख्य तौर पर की जाती है। और यहाँ पर देखा जाए गंगा यमुना नदी के मध्य भूमि जिले हर्ष कहते थे अत्यंत उपजाऊ थी, और आर्य ने इस क्षेत्र में कृषि कार्य आरंभ किया। भारत में सबसे बड़ी विभिन्नता यही है कि यहाँ पर गंगा यमुना जो सालों साल बहती रहती है, कृषि करना आसान कर देती है। इसलिए भारत में कृषि करना काफ़ी आसान है। और ये हमारे उत्तर वैदिक काल हो या ऋग वैदिक काल हो, हर समय कृषि जो है अपनी चरम सीमा पे थी। और कहते हैं आधुनिक युग में भी हमने आधुनिक मशीनरियों को उपयोग करके जो है हरित क्रांति ला दी है, और ये ज़रूरी है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कृषि में समृद्धि का कि यहाँ गंगा यमुना नदियाँ जो है अपनी प्रवाह के कारण जो सालों साल चलती रहती है, कृषि के लिए जो है सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए पानी की उपलब्ध करा देती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। लोहे की खोज ने भूमि को जोतने तथा वनों को आसानी से साफ करने के लिए मजबूत प्रदान किया, क्योंकि उस समय लोहे की खोज हो गई, और लोहे की खोज बहुत ही महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे जो है आसानी से खेतों को जोता जा सकता था, और दूसरा जो था वनों की सफाई करना आसान हो गया, जिससे इस समय काल में उत्तर वैदिक काल में कृषि जो थी समृद्धि पे पहुंच गई। जैसे जैसे वन साफ हुए खेतों के लिए अधिक भूमि प्राप्त होती गई। कुछ हल तो इतने भारी होते थे कि उनको खींचने के लिए 2 से 24 बैलों की आवश्यकता होती थी। यानी देखा जाए तो उस समय भूमि की जुताई के लिए जो हलों का उपयोग होता था उसमें 2 से 24 बैलों का उपयोग होता था। उस समय बैल जो थी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थी, कहते हैं कृषि करने के लिए। लेकिन आधुनिक युग में देखिए बैलों का आज कोई महत्व नहीं है, ये सड़कों पर घूम रहे होते हैं। और पुराने समय में जो है बैलों से कृषि करने में उपयोग किया जाता था तो उसकी कीमत भी बहुत थी। तो कहते हैं ना, ऐसा कलयुग है जिसका सब कुछ रूप रंग ही बदल गया है। जो बैलों को पहले लोग लाखों करोड़ों में खरीदने की कोशिश करते थे, आज चवन्नी के भाव भी नहीं बिकते हैं। आपने मदर इंडिया देखा ही होगा कि जब एक बैल मर जाता है तो मदर इंडिया को जो है दूसरे बैल की जगह पर जो है यूज़ किया जाता है। तो कहते हैं इस समय का कुछ चक्र ही है। वह खेतों की सिंचाई के लिए मुख्यतः वर्षा पर निर्भर थे, किंतु उन्होंने कई कृत्रिम संसाधन जैसे कुएं, नहरें आदि का भी प्रयोग भली भांति जानते थे। इन्हीं कारणों से इस समय काल में उत्तर वैदिक काल में जो है कृषि में समृद्धि आ गई, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। कहते हैं समय बीतने के साथ वैदिक लोगों ने मौसम, खाद और सिंचाई का बेहतर ज्ञान प्राप्त कर लिया। गोबर की खाद का प्रयोग कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्होंने करने लग गए। और देखा जाए तो प्रमुख कृषि उत्पादन थे गेहूँ, जौ, चावल, कपास, दाल, फल और सब्जियां। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि समय के साथ उन्होंने जो है मौसम संबंधी जो है खाद और सिंचाई को बेहतर ज्ञान प्राप्त करना शुरू किए, और सिंचाई में जो है और कृषि में उन्होंने 4 चांद लगा दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है उनकी कृषि में समृद्धि के अंतर्गत।
उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पशुपालन। कहते हैं उत्तर वैदिक काल में पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। उन्होंने गौ, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, गधा, ऊँट तथा हाथी आदि जानवरों को पालतू बनाया। ये उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। उन्होंने गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, गधा, ऊँट, हाथी आदि जानवरों को अपना पालतू बनाए। गाय एक पवित्र पशु माना जाता था। उस समय राजा ब्राह्मणों को गाय दान में देते थे। किसी भी व्यक्ति की समृद्धि की पहचान उसके पशुधन से ही होती थी कि कौन व्यक्ति कितना धनी है, जितना उसके पास पशु होते थे। उस समय पशु से आकलन होती थी कि कौन व्यक्ति कितना समृद्ध है। गौ हत्या करने वालों को सजा दी जाती थी, यानी गौ को जो हत्या करते थे, गाय को, उनको जो है सजा दी जाती थी। आर्यों को इन पशुओं को से दूध, मांस, ऊन, चमड़ा मिलता था। साथ ही इन जानवरों का प्रयोग खेत जोतने एवं रथों खींचने एवं यातायात के साधनों के रूप में भी भली भांति करते थे। तो देखा जाए उत्तर वैदिक काल में पशुपालन काफ़ी महत्वपूर्ण थे और इनके कारण इनका जो है जीवन बहुत ही आसान और सरल बन गई। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है व्यापार तथा वाणिज्य। वाणिज्य बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यापार और वाणिज्य कहते हैं उत्तर वैदिक काल में व्यापार तथा वाणिज्य में बहुत अधिक उन्नति हुई। देखिए, वाणिज्य का मतलब होता है जो इकोनॉमिक्स से आधारित होती है। देखा जाए तो व्यापारियों ने अपने संघों यानी गिल्ड का निर्माण किया और इसके मुखिया को जो है श्रेष्ठी कहा गया था। यानी संघों का इन्होंने निर्माण किया जिसके मुखिया को श्रेष्ठी कहते थे और संघ को गिल्ड के नाम से जाना जाता था। और ये संघ व्यापारियों के हितों की रक्षा करते थे तथा व्यापार को प्रोत्साहन भी करते थे। देखा जाए तो आंतरिक तथा बाहरी दोनों प्रकार के व्यापार उस समय खूब उन्नति पे थे। यानी आंतरिक भी थे, यानी घर में भी काफ़ी अच्छा व्यापार होता था और बाहरी देशों के साथ भी काफ़ी व्यापार होता था। यानी इस समय उत्तर वैदिक काल में व्यापार खूब उन्नति कर रही थी। और आंतरिक व्यापार स्थल जल मार्गों से ही होती थी। यानी देखा जाए तो जल मार्गों का ये भली भांति प्रयोग करना जानते थे। और इस युग के व्यापार के मुख्य केंद्र थे कौशाम्बी, विदेह, इंद्रप्रस्थ, वाराणसी आदि, जो कि आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। निषक कुशनल जैसे मुद्रण उस समय काफ़ी प्रचलित थी। यानी मुद्रा देखा जाए यानी पैसे निषक के नाम से या कुशनल के नाम से जाना जाता था। और इसके साथ साथ वस्तु विनिमय प्रणाली भी थी और विनिमय के लिए गायों का प्रयोग भी भली भांति होती थी। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु प्रणाली देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत होता है कि आप किसी वस्तु के बदले दूसरे वस्तु देते हो। यानी उस समय जो है वस्तु विनिमय की प्रणाली काफ़ी प्रचलित थी और विनिमय के लिए लोग गायों का उपयोग भली भांति करते थे। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अन्य व्यवसाय। कहते हैं कृषि, पशुपालन, व्यापार, उद्योग जैसे मुख्य व्यवसायों के साथ इस युग में कई नए व्यवसाय की भी फल फूल रही थी। इसमें से प्रमुख थे रथ बनाने वाले, ज्योतिष, टोकरी बनाने वाले, नाई, बढ़ाई, लोहार, सुनार, मुहावरी, शिकारी, रंगरेज आदि। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। उस समय कृषि, पशुपालन, व्यापार, उद्योग जैसे प्रमुख व्यवसाय तो थे ही, उसके इसी युग में और भी जो है व्यवसाय फल फूल रही थी। यानी इसी समय से हमें जो रथ बनाने कला, ज्योतिष, टोकरी बनाने की नई पद्धति, नाई, बढ़ाई, लोहार, सुनार, मुहावरे, शिकार, रंगरेज आदि इसी समय व्यवसाय का जो है मुख्य लक्षण हमें देखने को मिला, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कहते हैं रंगाना, बुनना, कढ़ाई करना और टोकरी बनाना जैसे कार्य प्रमुख रूप से स्त्रियों द्वारा की जाते थे। पैसा उधार देने का व्यवसाय भी उन्नत था। यानी इस समय जो है साहूकार प्रणाली भी थी, जो साहूकार जो थे व्यवसाय के लिए पैसे उधार दिया करते थे। तो देखा जाए तो ये उत्तर वैदिक काल जो थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी आर्थिक जीवन के अंतर्गत। उसके पश्चात अगर हम बात करें धातुओं का ज्ञान, कहते हैं इस युग में
लोगों ने विभिन्न धातुओं जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जस्त आदि का प्रयोग सीख लिया था और ये उनके जीवन को और भी बेहतर बना दिया और आर्थिक उन्नति के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उस समय पशुपालन तो थी ही थी, धातुओं का ज्ञान भी था और इवन कि वो व्यापार करने में भी कुशल थे और नए नए व्यवसाय का भी उनको सीख मिल रही थी। तो ये उत्तर वैदिक काल काफ़ी महत्वपूर्ण थी इन सब के अंतर्गत। इसके साथ देखा जाए तो औषधि ज्ञान भी उस समय प्रमुख थी। इस युग में लोगों को विभिन्न औषधियों का ज्ञान था और वैद्य का व्यवसाय स्थापित हो चुका था, यानी वैद्य जो थे, जो कि डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं आज आधुनिक युग में, उसका भी जो है स्थापित हो चुका था। इस युग में जो लोग थे औषधि से अपना इलाज किया करते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करता है। इसके साथ साथ देखा जाए तो बड़े नगरों का भी इस समय उदय हो चुका था। इस समय लोग जो थे बड़े बड़े नगरों में रहा करते थे, यानी ये आर्थिक जीवन उनकी काफ़ी कुशल थी। यानी बड़े नगरों का उदय के अंतर्गत देखें तो कहते हैं वैदिक युग के आरंभ में लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे। जो हम ऋग वैदिक काल में पढ़े उसमें जो थे ये छोटे छोटे गांव में रहा करते थे, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल हुई तो उसमें वो बड़े नगर अस्तित्व में आने लग गए और ये बड़े बड़े नगरों में रहने लग गए, क्योंकि उस समय हमें हस्तिनापुर, अयोध्या, कौशाम्बी, इंद्रप्रस्थ, काशी प्रयाग आदि शहरों के नाम जो है प्रमुख रूप से आता है। तो आप समझ सकते हो कि ऋग वैदिक काल में जो थे ये लोग गाँव में निवास करते थे, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आए तो ये इन्होंने जो है शहरों नगरों में रहना शुरू कर दिया। और इस नगरों की महत्वपूर्ण जो हमें लेख मिली है, हस्तिनापुर उसके समय काफ़ी थी और अयोध्या जो फैली हुई थी, कौशाम्बी, इंद्रप्रस्थ, काशी प्रयाग, इस सारे जो है नगरों की हमें व्याख्या मिली है। तो इससे ये बात साबित होता है कि उस समय बड़े नगरों का उदय काफ़ी महत्वपूर्ण थी आर्थिक जीवन के अंतर्गत। देखा जाए तो आर्यों ने स्वयं को अनार्थों से कई शताब्दी तक अलग रखा, लेकिन उनके कानून, राजनीतिक संस्थाएं एवं धार्मिक विचार धीरे धीरे अधिकतर लोगों का हिस्सा बन गया और यहाँ तक कि ये उन करोड़ों लोगों के भी अभिन्न अंग बन गए जिनकी रगों में आर्य रक्त नहीं था। यानी आर्य एक तो महत्वपूर्ण थे ही थे, प्लस जिनके रगों में आर्य रक्त नहीं थे वो भी अभिन्न अंग बन गए। दोस्तों यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वैदिक आर्यों की विरासत की, वैदिक आर्यों ने विरासत में हमारे लिए क्या छोड़ गए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहेगी कि वैदिक आर्यों ने अपने पीछे राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा साहित्यिक क्षेत्रों में समृद्ध विरासत छोड़ी है, जो हजारों वर्षों बाद भी आज भी जीवित है। आज भी भारत के लोग स्वयं को जो है आर्य के वंशज के कहने में गर्व महसूस करते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय सभ्यता वैदिक आर्य के भारतीय संस्कृति में किए गए योगदान के लिए सदा ऋणी है, क्योंकि जो आर्यों ने किया है भारतीय संस्कृति के लिए योगदान, वो सदैव ही भारतवासी आर्य के जो है ऋणी रहेंगे। भारतीय संविधान की देखा जाए तो राजनीतिक व सामाजिक ढांचे, धर्म, दर्शन, साहित्य, परंपरा तथा प्रशासनिक प्रणाली में हर तरफ आर्य की छाप दृष्टिगोचर है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यानी देखा जाए तो आर्य जो हमारे लिए छोड़ गए, जो आर्य ने किया हमारे समाज के लिए, वो उत्तम कोटि की थी और इसको जो है भुलाना संभव नहीं है, क्योंकि जो आर्य ने हमारे लिए किया वो सच में जो है हमें गौरव महसूस कराती है पूरे विश्व में। वैदिक काल की राजनीतिक विरासत, सबसे प्रथम हमारा जो पॉइंट आया है वैदिक काल की राजनीतिक विरासत। उस युग में भी आर्य बहुत उन्नत थे और उन्हें लोकतांत्रिक शासन विधियों का पुण्य उनको ज्ञान था, यानी लोकतंत्र का पुण्य ज्ञान था। वर्तमान युग की बहुत सी शासन प्रणाली जैसे राजशाही, सीमित राजशाही और शासन विधि का पुण्य उनको ज्ञान था। वर्तमान युग की बहुत सी शासन प्रणाली जैसे राजशाही जो थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। देखा जाए तो लोकतंत्र विभिन्न रूपों में वैदिक युग में अस्तित्व में थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र विभिन्न रूपों में वैदिक युग में अस्तित्व में थे। अंततः आर्यों के वर्तमान युग की राजनीतिक
एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं का पथ प्रदर्शक कहा जाता है कि आर्यों ने वर्तमान युग की राजनीतिक एवं लोकतंत्र संस्थाओं के एक प्रदर्शक हुए। और आज भी जो लोग हैं आर्यों के सिखाए गए बातों का अनुसरण करते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण रहती है। कहते हैं दो लोकतांत्रिक लोग जो है लोकप्रिय परिषद जैसे सभा और समिति लोगों द्वारा चुनी जाती थी। यानी देखिए ये एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखना एग्ज़ाम में जरूर सभा और समिति आएगा, तो इसको आपको परिभाषा को समझना है कि उस समय भी परिषदों में जैसे सभा समिति लोगों द्वारा चुनी जाती थी और वे परिषदें राजा के प्रशासन में सहायता करती थी और वो चयनित व वंशागत शासक की शक्तियों पर नियंत्रण रखते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये सभा समिति जो होते थे राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखते थे, जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती थी। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। और इससे भारत के राजनीतिक जीवन की लोकतांत्रिक सिद्धांतों की भूमिका तैयार हुई, यानी लोकतांत्रिक सिद्धांतों की यहाँ पर भूमिका बनी। ये संस्थाएं आज कल की संसद के समान कार्य करती है, यानी ये संस्थाएं जो है आज कल की संसद के सामान्य कार्य करती है। और आर्य का स्थानीय प्रशासन में भी गहरा विश्वास है। कहते ग्रामीण एक गांव का मुखिया उस समय हुआ करता था। ग्रामीण जो था गांव का मुखिया होता था और गांव के मसलों के स्वतंत्र रूप से निपटाता था। और ऐसा स्थानीय प्रशासन आज भी गांव में पाया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज भी देखा जाए तो कहते हैं आज भी मुखिया जो होता है गांव में पाया जाता है। इससे ये हमें समझ में आता है कि आज भी जो है हम आर्यों के दिया गए प्रशासन राजनीतिक विरासत को हम ले चल रहे हैं। आर्यों ने भारतीय के मुख्य आदर्श युद्ध नीति को भी रखा। आर्यों ने भारतीयों के सम्मुख आदर्श युद्ध की नीति भी रखा और यह आर्यों की ही युद्ध प्रणाली के नियम है, जिसमें औरतें बच्चे बिना हथियार के या सोते हुए शत्रुओं पर आक्रमण न करना आदि शामिल थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने आर्यों से ही सीखा है कि कोई औरत कोई बच्चा और बिना हथियार या सोता हुआ शत्रु पर हमें आक्रमण नहीं करना है। ये आर्यों के खूनों में जो है बहता है। लेकिन देखा जाए जो आर्य नहीं होते हैं वो औरतों पर अत्याचार करते हैं, बच्चों पर अत्याचार करते हैं, इवन बिना हथियार के लोगों को और सोते हुए शत्रुओं पर आक्रमण करते हैं। ऐसे लोग कभी आर्य का अनुसरण नहीं कर सकते। कहते हैं हम तो दुश्मनों को भी दोस्त समझते हैं संकटों के समय, और औरतों और बच्चों और हथियार के बिना जब भी किसी व्यक्ति के पास अगर हथियार नहीं होता है हम उसको छूते तक भी नहीं है। आपने महाभारत के दृश्य में देखा होगा जब कर्ण का पहिया फंस जाता है तो उस समय जो है कृष्ण कहते हैं उस पर बाण चलाने के लिए, लेकिन अर्जुन साफ शब्दों में कहता है कि वो बिना हथियार के है, हम उस पर बाण चलाना हमारे लिए जो है खून में नहीं है। जब कर्ण जो है अपने हाथों में घायल हाथों में बाण पकड़ लेता है और एक हाथ में धनुष और एक बाण पकड़ता है, तब अर्जुन कहता है कि ये समय पर्याप्त है कि वो मुझसे युद्ध करना चाहता है और मैं इस पे जो है अब प्राण रूपी जो है बाण का उपयोग कर सकता हूँ। फिर जाके जो है अर्जुन ने उसको जो है वध किया। तो कहते हैं बिना हथियार के लोगों पर आर्यों के खूनों में ये गुण है ही नहीं कि जिनके पास हथियार ना हो, जो सोए हुए हों, उन पे हम वार कभी नहीं करते, और न बच्चे पर न स्त्रियों पर। लेकिन न जाने हम अपनी आर्य की जो गुण हैं वो कहाँ पर खो बैठे हैं। इन नियमों का पालन आगे आने वाले शासकों ने भी भली भांति किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उसके पश्चात देखें तो कहते हैं सामाजिक विरासत। सामाजिक विरासत भी हमें वैदिक आर्यों की विरासत है। कहते हैं आर्यों की जो है संयुक्त परिवार प्रणाली तथा पितृसत्तात्मक प्रणाली आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही, और आज भी आधुनिक युग में जो है सत्तावादी पिता ही होता है। और संयुक्त परिवार बेशक लिए आज आधुनिक युग में ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसका जो है अंश आज भी बरकरार है। और यह वर्तमान भारतीय समाज संस्कृति का अभिन्न अंग है। वर्तमान भारतीय संस्कृति का ये अभिन्न अंग है। जिस प्रकार ऋग्वेदिक काल में परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य का पूरे परिवार में सम्मान होता था तथा संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी,
ठीक उसी प्रकार वर्तमान में भी इन पारिवारिक मूल्य से जुड़ाव पाया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई सामाजिक संस्थाएं जैसे जाति प्रथा, आश्रम, धर्म आरोग्य की महत्वपूर्ण देन है। आज जो हम जाति प्रथा से दुखी हैं, आश्रम धर्म आरोग्य की ही देन है। कहते हैं देखिए कुछ गुण जो है उनके सर्वश्रेष्ठ हैं और कुछ गुण जो है सही नहीं है। कहते हैं जाति प्रथा उन्हीं की देन है तो ये सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकती। लोगों का व्यवसाय या वंश के आधार पर विभिन्न समूह में विभाजन जाति प्रथा कहलाती थी। यह वैदिक युग की महत्वपूर्ण देन है जिसका आज भी भारतीय समाज में अनुसरण किया जाता है। यानी जाति प्रथा जो है हमारे समाज में आज भी विद्यमान है, वो वैदिक युग की महत्वपूर्ण देन है जो आज भी हम लेके ढो रहे हैं। वैदिक काल में स्त्रियों को बहुत ही सम्मानीय स्थान प्राप्त था। यानी देखा जाए तो वैदिक काल स्त्रियों के लिए बहुत ही सम्मानीय स्थान प्राप्त था और समाज में उनका महत्वपूर्ण स्थान भी था। स्त्रियों को बहुत आदर दिया जाता था और कोई भी सामाजिक व धार्मिक आयोजन स्त्रियों की सहभागिता के बिना पुण्य नहीं समझा जाता था। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि स्त्रियों को आदर सम्मान और जो है समाज में महत्वपूर्ण स्थान दी जाती थी। उनके बिना कोई भी यज्ञ का अनुष्ठान संपूर्ण नहीं माना जाता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है धार्मिक विरासत। देखिए धार्मिक विरासत की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं धार्मिक विरासत धार्मिक क्षेत्र में भी आर्यों की विरासत प्रशंसनीय है। यानी धार्मिक क्षेत्र में भी आर्य की विरासत प्रशंसनीय है, यानी प्रशंसा का पात्र है और इसके किसी प्रकार से भी कम नहीं आंका जा सकता। आर्य के धार्मिक रीति रिवाज की मुख्य विशेषता थी कि वो प्रकृति की देवी देवताएं तथा देवी देवताओं जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश आदि की पूजा करना और मंत्रों का उच्चारण, यज्ञ, हवन आदि करना आर्यन का ही देन है। यानी देखे जाए तो आर्य की धार्मिक रीति रिवाज की मुख्य विशेषता थी प्रकृति के देवी देवताओं तथा अन्य देवी देवताओं जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश आदि की पूजा करना और मंत्रों का उच्चारण, यज्ञ, हवन आदि महत्वपूर्ण थी। और आज भी आर्यों की हमारी धार्मिक मान्यताओं तथा विभिन्न विद्वानों पर स्पष्ट छाप देखी जा सकती है, क्योंकि आज भी इन देवी देवताओं का पूजा हमारे समाज में की जाती है। एक ईश्वर मत, कर्म, मोक्ष तथा आत्मा का शरीर परिवर्तन जैसे वैदिक काल के सिद्धांत आज भी प्रचलित है। आज भी जो है हम एक ईश्वर मत पे हैं, कर्म पे ही महत्वपूर्ण समझते हैं। मोक्ष की प्राप्ति आज भी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और आत्मा शरीर के जो है महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये भी आज हमारे समाज में प्रचलित है। आज भी उन्हें हिंदू धर्म के जीवन रक्त कहा जाता है। यानी आर्यों ने जो हमें बताया सिखाया आज भी हिंदू धर्म में जीवित है। वैदिक आर्यों ने लोक कल्याण, राज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे जैसे विचार हमारे लिए सबसे बड़ी सौगात थी, क्योंकि वैदिक आर्यों ने हमें लोक कल्याण की बातों को अनुसरण करवाया और अंतर्राष्ट्रीय भाईचारों की भावना हमारे रक्त में भरा, जिनका अनुसरण वर्तमान युग में भी हो रहा है और आने वाला समय में भी जो है भाईचारों की भावना और लोक कल्याण की भावना मनुष्य में जीवित रहेगी। आर्यों ने एकांत जीवन की संस्था का उपहार भी हमें दिया कि एकांत जीवन व्यतीत करने का जो परंपरा हमें आर्यों ने दिया आज आधुनिक युग में भी बरकरार है। इसने भारतीय शिक्षा खास तौर पर कला, विज्ञान तथा धर्म के विकास में बहुत ही सहायता की और ये सब आर्य की देन है कि हम भारतीय शिक्षा, कला, विज्ञान और धर्म के जो है काफ़ी अच्छे रक्षक माने जाते हैं। इसे भारतीय संस्कृति की एकता निरंतर बनाए रखने में काफ़ी सहायता मिली और ये हमारे सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण अंग भी है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आर्थिक विरासत। देखिए आर्यों का आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आर्यों ने वनों को साफ किया और विशिष्ट क्षेत्रों में अपने नियंत्रण में करके उन्हें कृषि योग्य बना दिया। इसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, कई शहर अस्तित्व में आए तथा बाद में ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी बन गए। जो ये आर्थिक विकास के अंतर्गत ये व्यापारिक केंद्र काफ़ी महत्वपूर्ण थे। व्यापार पर आधारित
मजबूत आर्थिक प्रणाली के कारण ही उत्तर भारत में कई विशाल शक्तिशाली साम्राज्य का उदय भी हुआ तथा ये कई शताब्दी तक अस्तित्व में रहे। कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है कि व्यापारिक केंद्रों के कारण भारत में देखा जाए तो व्यापार पर आधारित मजबूत आर्थिक प्रणाली के कारण ही भारत में कई विशाल एवं शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ तथा ये कई शताब्दी तक अस्तित्व में रहे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आर्यों की एक अन्य प्रमुख देन ये भी है कि उन्होंने भूमि का बंटवारा इस प्रकार किया जिससे निर्धन तथा धनवान के बीच कोई विवाद न हो। यानी देखा जाए तो ये उनका सबसे महत्वपूर्ण बात थी। अगर आज आधुनिक युग में देखें तो आज निर्धन निर्धन होता जा रहा है और धनवान धनवान होता जा रहा है, लेकिन आर्यों ने इस बात को जो है बेखूबी समझा और उन्होंने भूमि का बंटवारा इस प्रकार किया कि निर्धन तथा धनवान के बीच कोई विवाद पैदा न हो। उन्होंने सामूहिक कार्य के लिए भूमि को आरक्षित रखने का भी ज्ञान दिया। सामूहिक कार्य के लिए भूमि का आरक्षण, जैसे आपको पता ही है आज के समय कम्युनिटी सेंटर जो बनाई गई जो सामूहिक कार्य के लिए होती है, उस समय में भी विद्वान थी। कई व्यवसाय जैसे कृषि, पशुपालन, व्यापार, वस्त्र तथा आभूषण बनाना जो वैदिक काल में थे, आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। यानी आज भी हम कृषि, पशुपालन, व्यापार, वस्त्र, आभूषण बनाने की जो कला जानते हैं वो वैदिक काल की ही देन है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं देखा जाए तो उसके आगे है संस्कृति विरासत। संस्कृति विरासत काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्य अपने पीछे एक समृद्ध एवं बहुमूल्य संस्कृति विरासत में हमें छोड़ दी। यानी देखा जाए तो आर्यों ने हमारे लिए समृद्ध और बहुमूल्य संस्कृति विरासत में छोड़ी है। वैदिक साहित्य यानी वैदिक साहित्य, वेदों और साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, अर्णक्य, उपनिषद, सूत्र, वेदांग, उपवेद और महाकाव्य आदि गहन ज्ञान के भंडार हैं जो शायद भारतवासी के ही जो है लिए हैं, लेकिन फिर भी हम जो है इन चीज़ों का अनुसरण नहीं करते हैं। यह ग्रंथ भारतीय संस्कृति के क्रमिक विकास के अध्ययन के प्रासंगिक स्रोत हैं। यानी ये सब जो है हमारे समक्ष ब्राह्मण ग्रंथ, अर्णक, उपनिषद, सूत्र, वेदांग, उपवेद और महाकाव्य, ये एक भारतीय संस्कृति क्रमिक विकास के अध्ययन के प्रशंसनीय स्रोत हैं। और ऋग्वेद को आज भी हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और वैदिक आर्य ने भारतीयों को संस्कृति भाषा का वरदान भी दिया। यानी वैदिक आर्यों ने भारतीयों को जो संस्कृति भाषा का ज्ञान वरदान दिया वो आज भी बरकरार है, जो आधुनिक भारत की संस्कृति, प्रेरणा, आध्यात्मिक और वैचारिक महानता का परिचालक है। और ये सब आर्यन का देन है। कहते हैं जो आधुनिक भारत की प्रेरणा का स्रोत बना है उसको हम भुला नहीं सकते हैं। संस्कृति भाषा कई भारतीय भाषाओं की जननी है। संस्कृति भाषा से ही सभी भाषाओं का जो है विकास हुआ है, ये भली भांति हम समझ सकते हैं। आधुनिक भारत को जो है वैदिक आर्यों की अनुपम भेंट है और यह भारत की संस्कृति की एकता का माध्यम भी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है कि भारतीय संस्कृति की जो है क्रमिक विकास जो है आर्यन का ही देन है और हम उन आर्यन के दिए गए उपहारों को हम ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते या उसकी महत्ता को कम नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था दोस्तों, जिसके बारे में हमने यहाँ पर विचार विमर्श किया और काफ़ी महत्व को हमने उजागर किया। यानी वैदिक आर्यों की विरासत काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से रखता है। अगर आपको हर एक पॉइंट समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप दिल से त्रिपाण सेंटर का मदद करने की विश्वास रखते हो, अगर आपको और भी ज्ञान की प्राप्ति चाहिए तो जर्नल सी बात है त्रिपाण सेंटर की भी मदद करने की ज़रूरत है। जितना आप त्रिपाण सेंटर को मदद कीजिएगा वो आपके लिए हर एक सब्जेक्ट का वीडियो लाएगा, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे सोशोलॉजी हो, चाहे कोई और भी सब्जेक्ट हो। अगर आप कमेंट करते हो, बताते हो तो उसका भी वीडियो आपके लिए आएगा। लेकिन ये सब तब होगा जब त्रिपाण सेंटर आगे बढ़ेगा और ये बढ़ाने में आप जो है त्रिपाण सेंटर का जो है कड़ी का काम कर सकते हो, आगे बढ़ाने में मदद कर सकती हो। और इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से जो है कॉपी करना है, इसके लिंक को और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है। इससे ये होता है कि त्रिपाण सेंटर का जो पहला मकसद है हर बच्चे तक वीडियो पहुंचाने का जो लक्ष्य है
वो आपसे ही जो है परवान चढ़ सकता है। इसलिए जितना हो सके शेयर करने का जो विचार अपने मन में रखिए और इस पर संकोच न कीजिए, क्योंकि कौन आपको क्या सोचेगा, कैसा सोचेगा। अगर ऐसा संकोच करते हो तो कहते हैं ऐसे बच्चे के जीवन में कभी कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि जो सत्य है, जो सही है, उसको फैलाने में कभी भी गलत मन में विचार नहीं होना चाहिए। क्योंकि तिरपान सेंटर कहीं भी और किसी जगह गलत नहीं है, वो सिर्फ आपके अध्ययन के लिए कार्यरत है। तो आपको भी कार्यरत होना है और इस वीडियो को जो है जितना हो सके शेयर करना है। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जर्नल सी बात चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 8th से लेके MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है और बहुत कुछ आने वाला समय में आएगा। तो जितना हो सके जो है इसको सब्सक्राइब करने के विचार रखिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उस वीडियो को देख सकते हो, समझ सकते हो और पेपरों में जो है उसके बारे में लिख सकते हो। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।